नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हम लोग आज बात करेंगे देश की अर्थव्यवस्था। हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने माने वरिष्ठ सम्मानित आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ पत्रकार राजेश महापात्रा जी। राजेश जी ने कई अलग अलग जगहों पर सेवा दी है, राष्ट्रीय स्तर पर काम करते रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, पीटीआई और कई जगह पर काम किया है। हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार सर, ये जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक स्थिति देश की है और राहुल गांधी ने भी जो बात कही कि भाई आर्थिक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, सर इसको थोड़ा सा समझाइए ना, हमारे दर्शकों को हालत कितनी खराब है। हालत कितनी खराब है लोगों की समझाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आज हम जब बात कर रहे हैं, हर परिवार एक संघर्ष के रास्ते पर चल रहा है। बिजली का खर्चा कैसे चुका है उसको लेकर टेंशन, घर की किराया कैसे दें उसको लेकर टेंशन, गाड़ी में तेल पेट्रोल डीजल कैसे भरे, कितना भरे, कहाँ से भरे उसकी टेंशन, बच्चों के लिए इतनी मेहनत करके उनको शिक्षा दी, वो जो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं क्या वो एग्ज़ाम सही तरीके से होगा, उनका मेहनत का सही फल मिलेगा नहीं मिलेगा वो पता नहीं। अगर कहीं एग्ज़ाम में सही तरीके से निकल गए, नौकरी मार्केट में उतरते हैं तो वहाँ रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा उसका भी कोई पता नहीं। तो दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है। तो हर सुबह से शाम तक लेकर हर लेवल पे लोगों को मुझे लगता है कि एहसास हो रहा होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप और हम जैसे लोग, जो कि जब वो आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ उस समय हमने अपनी नौकरी शुरू की और हम लोगों का जो 20-25 साल जो कार्यकाल रहा वो बहुत अच्छा रहा। मतलब तनख्वाह बढ़ते गई, जो कुछ चाहे हम कर पाए, घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया। और लेकिन आज आकर हमें भी ये जब महसूस हो रहा है कि नहीं, किचन चलाने में मुश्किलें आ रही हैं, बच्चों का भविष्य लेकर चिंता हो रही है, तो आप सोचिए जो एक बहुत बड़ा समुदाय जो हमारे जितना फॉर्चुनेट रहा नहीं रहा उसका क्या हालत हो रही होगी। तो ये ज्यादा तो समझाने की कोई जरूरत नहीं है, सबको दिख रहा है। और सबसे जो बड़ा चीज आज है, एक अगर संक्षिप्त में एक लाइन में मैं कहूं कि हमारी आर्थिक दशा क्या हो गया है, ना केवल आर्थिक दशा, हर तरह से हमारा व्यवस्थागत हालत क्या हो गया है, ये है कि अब हर कोई मिडिल क्लास पेरेंट्स ये मानता है कि उसको अपने बच्चों का भविष्य उसका अपना वर्तमान से ज्यादा उज्जवल हुए उसको दिखता नहीं है। कुछ साल मैं पिछले 10 सालों से लोगों से ये सवाल पूछता हूं, क्या आपको अपने बच्चों का भविष्य अपने वर्तमान से बेहतर दिख रहा है? तो कई लोग कहते थे हाँ दिख रहा है, कई लोग कहते थे कह नहीं सकते हैं, कुछ कम ही लोग बोलते थे नहीं शायद नहीं हो सकता है। लेकिन अब ये लगभग आप पूछें तो 70-80% लोग बिना सोचे आपको बोलेगा हाँ हमारे बच्चों का भविष्य हमारा वर्तमान से बेहतर होते हुए हमें नहीं दिख रहा है। ये पहली बार आजादी के बाद जो नेक्स्ट जेनरेशन है, ये नेक्स्ट जेनरेशन इकोनॉमिकली सोशली आपसे कम मोबाइल होगा और कम रिसोर्सफुल होगा एक तरह से। क्योंकि अगर हम देखें आजादी के बाद हमारे माँ बाप या हमारे दादा परदादा जिस लेवल से थे, हमारे माँ बाप उसके आगे बढ़े, हमारे माँ बाप जिस लेवल पे थे हम उसके आगे बढ़े। अब ये हम गारंटी के नहीं कह सकते हैं कि हमारे बच्चे हमसे आगे बढ़ेंगे। जो आर्थिक दशा, बहुत आंकड़े देकर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, बहुत सारे आंकड़े हैं, लेकिन जो वो सारे आंकड़ों का मतलब क्या है उसको मैं सबसे सरल भाषा में अगर आप मेरे को कहे तो मैं यही कहता हूं। क्योंकि अल्टीमेटली विकास का मतलब क्या है? जेनरेशनल मोबिलिटी। अगर जेनरेशनल मोबिलिटी ठप हो गई या जेनरेशनल मोबिलिटी रिवर्स ट्रैक में पड़ गया तो आप कितना भी दावा कर ले कि विकास हो रहा है या विकास होगा 2047 या पता नहीं कब का,
उसके ऊपर ये मतलब किसी को भरोसा नहीं होना चाहिए, ना कि ये बात कोई लॉजिकल किसी को लगना चाहिए। राइट। तो सर, ये जो स्थिति बनी है देश की, इसके पीछे क्या कोई ग्लोबल फैक्टर्स हैं, या देश की जो अर्थनीति है वो इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार की पॉलिसीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, ग्लोबल फैक्टर्स जो है वो तो सबके लिए एक समान है। जब अच्छे होते हैं सबके लिए, जब बुरे होते हैं सबके लिए। जब आपकी अपनी अर्थनीति कैसी है, आपकी अपनी तैयारी कैसी है, आपकी अपनी रणनीति कैसी है, उसको हम तब उसका असेसमेंट करते हैं कि जब ग्लोबल फैक्टर्स और पूरा दुनिया भर में अच्छा माहौल बन रहा है तो आप उस माहौल में और बेहतर कर पाते हैं कि नहीं। अगर पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी अगर 4% 5% ग्रो कर रहा है, आप 8% ग्रो कर रहे हैं, या पूरे दुनिया भर में एक रेट पे गरीबी से लोग निकल के बाहर आ रहे हैं, आप उससे ज्यादा तेजी से बाहर आए, तो इसका मतलब है कि जब सारा माहौल अच्छा है तो आप बेहतर कर रहे हैं। और जब ग्लोबल फैक्टर्स बदलते हैं, आर्थिक मंदी आती है पूरे विश्व बाजार में, उस समय आप अपने ऊपर जो प्रभाव है उसको कितने से कितना मिनिमाइज कर पाते हैं, वो आपके अर्थनीति का सफलता दिखाता है। लेकिन अगर उल्टा हुआ, अगर ऐसा हुआ कि जब ग्लोबल फैक्टर्स अच्छे चल रहे हैं या ठीक ठाक है और उस समय आप फिसल रहे हैं, और जब ग्लोबल फैक्टर्स खराब होता है तो आप और तेजी से फिसल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अर्थनीति में निश्चित रूप से खोट है। और अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखोगे, देखिए पूरा जो 2000 पिछला दशक जो था, पिछला दशक ग्लोबल लेवल पे ट्रेड का ग्रोथ अच्छा खासा हुआ। हर कोई देश अपना एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ आगे बढ़ाया और इंडिया के अंदर नहीं बढ़ा। यानी कि जब पूरा ग्लोबल ट्रेड बढ़ रही थी, हम अपना ट्रेड उस हिसाब से बढ़ा नहीं पाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी में कमी है। और अब जैसे ईरान युद्ध के बाद देखें तो पूरे दुनिया भर में स्टॉक मार्केट गिरे, पूरा दुनिया भर में करेंसी के ऊपर दबाव आया, लेकिन हमारी स्टॉक मार्केट सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट बन गया। हम दुनिया के 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट माना जाते थे ईरान युद्ध से पहले, मार्केट कैपिटल के हिसाब से। ईरान युद्ध शुरू होते ही हम 6ठा पोजीशन में आ गए। फिर अब परसों जो है खबर आई कि साउथ कोरिया भी हमें ओवरटेक कर गया, हम 7वां पोजीशन में आ गए। यानी कि स्टॉक मार्केट के रैंकिंग में हम 7वां पोजीशन में आ गए पिछले 4 महीने में। 1 साल पहले हम जो सपना देख रहे थे कि चौथा बड़ा अर्थव्यवस्था या अर्थनीति बन के हम उभरेंगे, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, ये प्रेडिक्शन हो रहा था, और 1 साल खत्म होते होते तक ये पता चला हम 6ठा पोजीशन में चले गए। आने वाले दिनों में क्या होगा उसके ऊपर कोई अच्छा आउटलुक नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब जितने लोगों के फोरकास्ट अब इंडिया का ग्रोथ को लेकर आ रहा है, सबने अपने अपने फोरकास्ट डाउनवर्ड रिवीजन किया है। तो ये सब तो दिख ही रहा है, आंकड़े भी बताते हैं और लोगों को महसूस भी हो रहा है। ये केवल ये नहीं कि स्टैटिस्टिक्स को बेस करके हम लोग, कुछ अर्थशास्त्री लोग ऐसे ही उल्टा सीधा बात करते हैं। लोगों की रोजाना जिंदगी जो है उसमें ये महसूस हो रहा है सब किसी को। तो ये इसके पीछे कहीं ना कहीं आपका जो सवाल था कि ऐसे तो बाकी जगह नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा है कि ताइवान और साउथ कोरिया का स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर ऊपर चले जा रहा है। अमेरिका जी जिसको इतना नुकसान हो रहा है इस युद्ध से, तब भी उसका स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि वहां इन देशों में जो फ्यूचर इकोनॉमी का होगा, जो इकोनॉमिक फ्यूचर जो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, उन क्षेत्रों में ये एक से एक नया इनोवेशन ला रहे हैं, एक से एक बड़ा कंपनी बना रहे हैं, एक से एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कि उनका फ्यूचर मार्केट और फ्यूचर इकोनॉमी को सिक्योर करने का भरोसा दिलाता है इन्वेस्टर को। तभी तो देखिए साउथ कोरिया का जो एस हाइनिक्स करके कंपनी है, वो देखिए $1 ट्रिलियन क्लब ज्वाइन कर गए। पिछले 1 महीने के अंदर 3 आर्टिफिशियल और सेमीकंडक्टर वाले कंपनी $1 ट्रिलियन क्लब में आ गए।
अपना क्या कहते हैं, जो इलन मस्क की जो स्पेसएक्स कंपनी है, अब उसकी आईपीओ होने वाली है। हिस्ट्री में सबसे बड़ा आईपीओ ये होगा, ग्लोबल हिस्ट्री में। और सारे अमीर लोग लाइन लगा के बैठे हुए हैं वहां पर वो इन्वेस्ट करने के लिए। तो हम तो ये जो फ्यूचर जिन चीजों को बिलोंग करता है उसमें हम कहीं नहीं है। हम हमारी सरकार, हमारी नेतृत्व, हमारी देश खुश है दाल चावल बेच कर विश्व बाजार में। तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थनीति तो रिस्पॉन्सिबल है ना। बिल्कुल।